वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है मोशन इन टू डायमेंशन के बेसिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें हमारे पास जब हम मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि टू डायमेंशन किसको बोलते हैं। देखिए, टू डायमेंशन मोशन उसको बोला जाता है जिसके अंदर आप ये मानते हैं कि बॉडी की दो डायमेंशन में चेंज हो रहा है, राइट। तो अब हम इसकी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, किसको किस तरह लिया जाता है। आइए, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? वेक्टर के बारे में आप ये जानते हैं कि जिसकी क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसको आप वेक्टर कहते हैं। चलिए, मान लिया। तो और दूसरी क्वांटिटी कैसी होती है? आप कहेंगे स्केलर होती है। स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी हमारे पास जो होती है वो इन दो फॉर्म में किसी एक फॉर्म में होगी। या तो हमारे पास डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व है तो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये देखिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह आपने पढ़ रखा है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। जब आप बात करते हैं वेक्टर की, इसमें क्या कहते हैं आप कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ये दोनों चीजें इसमें होने के कारण ही आप इसको कहते हैं। अब ये क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपने इसको कर दिया है वेक्टर में। अब किसी ने आपको पढ़ाया वेलोसिटी को वेक्टर मानो, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मानो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को स्केलर मानो, तो आपने मान लिया। परंतु कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड इट कि इसको क्या होना है? हु विल डिसाइड इट? तो उस डिसीजन को हमने समझना है जिन जगहों पर वेक्टर की डायरेक्शन माने किसी क्वांटिटी की भी डायरेक्शन महत्वपूर्ण है उसको हम वेक्टर मानेंगे, और जिसमें हमारे पास डायरेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम स्केलर मानेंगे। देखिए, जैसे कार खड़ी हुई है, अब कार के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, अब एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो कार किधर जाएगी? तो ये डिपेंड करता है कौन सी फोर्स बड़ी होगी कार वहां जाएगी, जो फोर्स छोटी होगी कार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें डायरेक्शन का महत्व था। और यदि ये दोनों फोर्सेस हम एक डायरेक्शन से लगा देते तो हमारी दोनों फोर्सेस जुड़कर उस कार को चलाती। इसी तरह आप देखिए, ये मेरे पास एक शॉपिंग बैग है, इसमें मैंने यहां से कुछ सामान रखा और फिर यहां से कुछ सामान रखा, तो जो सामान अंदर जाएगा कभी मैटर नहीं करने वाला, दोनों सामान को आपको जोड़ना ही है। आप इसी एक तरीके से दोनों सामान फेंकिए या दो तरीकों से सामान डालिए, बैग में सामान उतना ही आने वाला है। इसका मतलब फिलिंग ऑफ द बैग कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन डज नॉट मैटर। आपको कोई फोर्स लगाए, किधर से फोर्स लगाएगा? तीन लोगों ने फोर्स लगाया, आप कहां जाएंगे डिपेंड करता है, हर फोर्स आगे पीछे किसी है उसके लिहाज से। तो आपके ऊपर लगने वाला पुश एक वेक्टर है। लेकिन यदि आपकी जेब में चार लोग अलग अलग पैसा डालें तो अल्टीमेटली आपकी जेब में पैसे का सम तो वही रहेगा, तो वो पैसा एडिशन हो गया स्केलर। तो ये पहचान है, धीरे धीरे आप और समझेंगे इसको। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी तो कैसे बताएंगे? हमने एक एरो बना देना और एरो से बताना है कि ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसका जहां पर बॉटम है वहां से वेक्टर शुरू हो रहा है, जहां पर एरो है माने जहां पर एरो बना रखी है वहां पर वेक्टर खत्म होता है। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरह ए के ऊपर एरो लगाए। अगर ये ए वेक्टर है उस पर एरो लगा दिया। इसके साथ समझिए, क्योंकि डायरेक्शन मैंने सीधी बनाई हुई है, अगर मेरी अब डायरेक्शन देखिए उल्टी हो गई लेकिन मेरी लेंथ ऑफ द एरो रिमेन सेम, लेंथ देखिए बराबर है। लेंथ बेसिकली कितनी वैल्यू है उसकी बात करता है और डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में एरो है। तो ये बन जाएगा -a, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्शन हमारी बिल्कुल उल्टी हो गई। ये हमारा वेक्टर आ गया, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। लेकिन कई बार ध्यान रखिएगा, एक और सिस्टम चलता है वेक्टर को लिखने का बुक्स में। कई बार उसमें बुक में जो आपके पास क्वांटिटी बोल्ड में कर दी जाएगी वो वेक्टर हो जाएगी। जैसे ये अब बी में बोल्ड में भी लिख सकते हैं इसको, बी के ऊपर एरो लगा दीजिए या बी को बोल्ड में कर दीजिए। इसी तरह अब ये वेक्टर देखिए, अब इसकी लेंथ डबल हो गई, ये ए वेक्टर से दुगनी लेंथ का, क्योंकि डायरेक्शन तो ए वाली है इसकी और लेंथ दुगनी होगी, तो ये बन जाएगी 2a वेक्टर। तो मतलब किसी भी एरो की लेंथ ये बताएगी उसका मैग्नीट्यूड माने उसका मान कितना है, और डायरेक्शन
जो एरो की डायरेक्शन है वही हमें डिटेल में बताएगी कि ये डायरेक्शन है क्या, उसकी वैल्यू कितनी है। आइए अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। मान लो हमने कुछ क्वांटिटीज ले ली जो वेक्टर हैं, अब हमें क्या करना, उन वेक्टर को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। क्वांटिटी तो क्वांटिटी है, तो उसको कैसे करना है उसको हमने समझना है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है जो आपको पहले बताया था, यही मेरा ए वेक्टर है मान लीजिए, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैंने नाम बी रख दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि यार ए और बी को जोड़ा जाए, तो जोड़ने का तरीका क्या है, ए के एरो खत्म जहां होती है टेल, उससे बी की टेल जोड़ दीजिए। ए की एरो से बी की टेल जोड़ दीजिए, माने ए की चोंच से बी की पूंछ जोड़ दीजिए, और ए की टेल से माने ए की पूंछ से बी की एरो फाइनल जहां पर पहुंचती है वो पूरा वेक्टर जो बन जाएगा उसी का नाम ए प्लस बी होगा। ये देखिए ये बनाया मैंने ए, और मैंने इसके ऊपर देखिए ये एरो जोड़ दिया, ये ए वेक्टर है। अब देखिए मैंने इस पर बी जोड़ दिया। अब ये ए की स्टार्टिंग से बी की एंड तक जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो देखिए ये, इसका नाम है ए प्लस बी। कोई ये जरूरी नहीं इसका नाम सी हो, मैंने ए प्लस बी ये वेक्टर होगा। इसी तरह अब देखिए ये रहा ए। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें दोनों सेम होता है। 4 प्लस 7 कीजिए या 7 प्लस 4, दोनों का आंसर 11 आएगा। यही चीज वेक्टर में भी ट्रू होती है। अब ये बी के ऊपर मैंने ए जोड़ दिया, देखिए ए ऊपर लेगा बी, तो जो आंसर बनेगा, अब देखिए ये बना आंसर। अब देखिए इसको नाम, ये दोनों वेक्टर आप ध्यान से देख सकते हैं, इनका डायरेक्शन भी वही है और मैग्नीट्यूड भी वही है, इसलिए दोनों एक ही वेक्टर है। तो आप कहीं पर a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, वेक्टर वही का वही रहेगा। आज से अगला ऑपरेशन समझिए, सब्ट्रैक्ट करने का। अब सब्ट्रैक्शन का क्या प्रिंसिपल है, नॉर्मली आप 4 में से 2 माइनस कीजिए तो कैसे कहते हैं, 4 में -2, लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एडिंग -2 इंटू 4। आप -2 को 4 में जोड़ रहे हैं, वही हम यहां करते हैं। आपको पिछली स्लाइड में बता दिया गया था माइनस कैसे किया जाता है, वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करके। देखिए ये मेरा बन गया -a, ये मैं उसी ए और बी के रेफरेंस से आपको समझा रहा हूं। तो अब मेरे पास इसमें बी जोड़ दिया, अब ये हो क्या गया आपके लिहाज से, ये बी माइनस ए हो गया, क्योंकि असल में ये बी प्लस माइनस ए किया गया, तो यू गेट बी माइनस ए। ये वैल्यू कितनी आई देखिए, ए माइन, ये गलत हो गया बेटा, ये बी माइनस ए है। इट्स यहां लिखने में हो गया, ये बी माइनस ए होना चाहिए, ए माइनस बी इसका उल्टा हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको ले लिया 2a और इसमें अब जोड़ दिया देखिए b, तो क्या बनेगा ये वेक्टर, इसका नाम क्या कहेंगे, मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं, इसको हम 2a प्लस b कह देंगे। और देखिए मैंने यहां पर बोल्ड में लिख दिया, तो बोल्ड में लिखिए या एरो लगा के लिखिए, दोनों एक ही बात होते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है जिसमें आप वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर माने 2, अगर 2a करना होता है इसकी लेंथ दुगनी कर दी, 2b करना है तो b की लेंथ डबल कर दीजिएगा, -3b करना है तो 3b बनाइए, उसका एरो उल्टा कर दीजिए। इस तरह हम वेक्टर को जोड़ा करते हैं। तो वेक्टर के ऊपर 2 टाइप की अप्रोच चलती है, एक चलती है ग्राफिकल अप्रोच जिसमें आपको हर चीज को ग्राफ के साथ साथ बताना है, और दूसरी चीज आपके पास ऑपोजिट चलती है जिसमें आपको एक्स वाई को बना के करना है, उसको अभी समझेंगे। ये देखिए अब वेक्टर की कुछ टर्म्स को आप जानिए। कोलिनियर वेक्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इस वेक्टर का सेम ही लाइन है। अब ये वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। अब पैरेलल कह दिया, इसका मतलब ये अब एंटी पैरेलल को नहीं लेगा, तो पैरेलल वेक्टर हैज टू बी कोलिनियर वेक्टर। लेकिन कोलिनियर में दोनों आएंगे, पैरेलल भी आएगा और एंटी पैरेलल भी आएगा, तो हमें पैरेलल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला उसका पार्ट लेना है जो उसको पैरेलल में कन्वर्ट करेगा। और देखिए यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, माने उस, अब आप समझ सकते हैं ग्राफ में अगर मैं बना रहा हूं 1 सेंटीमीटर, मेरा ग्राफ सेंटीमीटर में बन रहा है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर का एक एरो बना दिया और स्केल बना दिया कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है, तो अब वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड हो गया।
यूनिट हो गया, 2 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मुझे लंबाई डबल करनी पड़ेगी। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन बताना इसका काम है। कोल इनिशियल वेक्टर्स, माने ये वो वेक्टर है जो एक जगह से ही शुरू होंगे, इनका नाम को इनिशियल वेक्टर, सेम इनिशियल पॉइंट। फिर आते हैं को टर्मिनस, टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए, एक पॉइंट पर दोनों रुक जाते हैं। और ये देखिए जीरो वेक्टर्स, इसका नाम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मान ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो वेक्टर कहां से बना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ चला और फिर 5 किलोमीटर साउथ चल गया, तो नेट मेरी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी ना। लेकिन इसके बावजूद महत्वपूर्ण डिस्प्लेसमेंट भले मेरी जीरो हो गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी मूवमेंट तो वेक्टर में रही होगी, वो आप इसके दिखा देंगे। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, अब इसको आप समझिए। अगर मेरे पास कहीं पर 3, 4, 6 वेक्टर्स हैं, उन 4, 6 वेक्टर्स के अंदर लास्ट में एक रिजल्टेंट बना दीजिए, उसका एक रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट को बनाने के बाद जो वेक्टर बनेगा फाइनल, जब आपने a प्लस बी बनाया, 2a प्लस बी बनाया, अभी आपने पीछे बनाया ना, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट, जिसको हम एडिशन बोल रहे थे ना। चाहे वो a माइनस बी था, a प्लस बी था, ऑपरेशन में डिपेंड करेगा। तो a माइनस बी, a और b माइनस बी का रिजल्टेंट है, a प्लस बी, a और b का रिजल्टेंट है, 2a प्लस बी, 2a और b का रिजल्टेंट है। तो एक वेक्टर जो फाइनल बनेगा उसका नाम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स है। और फिर हम आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। अब ये क्या है, देखिए कई वेक्टर्स को बना करके एक वेक्टर बनता है, उसका नाम होता है रिजल्टेंट। इसका उल्टा, माने किनसे वो वेक्टर बना है या उसके अलग टुकड़े किए जाएं, उसका नाम होता है रेजोल्यूशन। मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना। इनफैक्ट वेक्टर में रेजोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप समझेंगे। पूरी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर महत्वपूर्ण है। कैसे है, अब इसको आगे समझिए। ये देखिए एक वेक्टर है, अब मैंने इसके अबाउट एक एक्सिस बना दिया और मैंने इस पॉइंट को बना दिया 3,4। ये वेक्टर क्या होगा मेरे पास, शुरुआत वेक्टर की कहां से है, देखिए ये 0, 0 ओरिजिन से चला, मैं 3 चला ईस्ट डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस पर, और 4 चला मैं नॉर्थ पर। ठीक, इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये मैंने O कर दिया और ये A कर दिया। ये मेरे 4 पॉइंट्स आ गए सर। अब मेरा वेक्टर कहलाएगा, अगर मैं O से A की तरफ वेक्टर बना रहा हूं तो मेरा वेक्टर कहलाएगा OA। अब OA वेक्टर क्या होगा, अब देखिएगा। सबसे पहले एक वर्ड समझिए साथ में, पोजीशन वेक्टर, माने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जैसे O पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। अभी फिलहाल आप समझिए कि हम 0,0 एक्स एक्सिस को हम I से डिनोट करेंगे, I कैप से, और Y एक्सिस को J कैप से। अभी आपको फिर समझाता हूं कि I कैप और J कैप क्या होता है, क्यों हम X को लिखते हैं, या कैप का क्या मतलब है। I कैप और J कैप, जो भी वेक्टर कैप में होगा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है। तो 3i का मतलब आप x एक्सिस में 3 जा रहे हैं, बजाय x बोलने के वेक्टर में हम i j k बोलते हैं। i बोलते हैं x एक्सिस को, y बोलते हैं j एक्सिस को, और z बोलते हैं k एक्सिस को। अब देखिए, अब OA वेक्टर क्या बना, A में से O को माइनस करेंगे आप, क्योंकि 3,4 में से 0,0 माइनस करोगे तभी तो आपके पास OA वेक्टर आया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ A समझिए क्या है, 3i + 4j। इसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ O क्या है, 0i + 0j। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आराम से इसका निकल आएगा, 3i + 4j। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह दिया है जिसमें A i कैप, B कैप, J कैप और C K कैप है। आप ध्यान देना, जो पुराना, मतलब आपको एग्जाम्पल 3i + 4j का माइंड में रखिएगा और देखिएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेक्टर का जो OA वेक्टर बना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब जो x एक्सिस पर है वो i वाला है, वो कितना है, 3। इसी प्रकार जो y वाला है वो कितना है, 4। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है 3, वर्टिकल कहलाता है 4। अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो i वाला हमारा x एक्सिस का कंपोनेंट है, j वाला हमारा y एक्सिस का कंपोनेंट है, इसी प्रकार k वाला हमारा z एक्सिस का कंपोनेंट होगा।
आप 3i+4j में देख सकते हैं कि 3 x कंपोनेंट है और जनरल वेक्टर में x कंपोनेंट a है, y कंपोनेंट b है, z कंपोनेंट c है। अब ये इन तीनों को कंपोनेंट के साथ मैंने आपको बताया था i कैप, j कैप, k कैप। कैप देखिए एरो नहीं है इसमें, कैप है। कैप का मतलब अपने आप में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट बनाने का क्या मतलब हुआ कि आप इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब देखिएगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये देखिए a² + b² + c²। अगर मैं उसको 3i+4j में लगाऊं, इट्स गोइंग टू बी 3² + 4², मतलब लेंथ ऑफ OA। अब देखिए इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ OA, जो हमारे पास क्या आई है, a² + b² + c² फॉर अ जनरल वेक्टर। इस वेक्टर में देखो क्या आ जाएगा, OA का मैग्नीट्यूड 5 है। अब इसका मतलब हुआ OA वेक्टर मेरे पास है 3i+4j और इसका मैग्नीट्यूड है 5। आप 5 से डिवाइड कर दो, मतलब अगर आपको OA की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है तो बन जाएगा 3/5i + 4/5j। यह बात याद रखिएगा कि i j के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सब हो सकते हैं। ये मत समझिए कि ये माइनस कैसे प्लस कैसे, लेकिन मैग्नीट्यूड में एक माइनस का हमेशा स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में जाएगा। अब इसका थोड़ा रिवर्स समझते। अब रिजोल्यूशन का क्या मतलब आपके पास कि मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं किन से बना। अब ये देखिए ये वेक्टर, 2 वेक्टर है आपके पास ब्लू वाले और ये इसका आंसर है। अगर मैं रेजोल्यूशन मांग रहा हूं तो क्या करूं, मैं आपको ब्राउन वेक्टर मैंने पहले दीजिए, आपसे कहा इसका वेक्टर का रेजोल्यूशन बनाइए, तो आप मेरे को क्या आंसर दे सकते हैं, ये आप एक आंसर दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है मुझे आप ये आंसर दे दें, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो वही बनने वाला है। ये भी पॉसिबल है आप मुझे ये आंसर दे दें। अगर आप दूसरे शब्दों में सोचे तो मैंने आपको ट्रायंगल की एक साइड बोल करके ये बोला मेरा ट्रायंगल कंप्लीट करें, तो आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आप समझते हैं कि इसमें रेजोल्यूशन इस तरह क्यों करते हैं और क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं आपको एक और चीज पर लेके चलता हूं ताकि आप थोड़ा फिजिकली उसको समझ पाए। ये देखिए ये पॉइंट है, ये एक्सिस है और ये 4,3 है। अब देखिए मुझे जाना है, तो मेरे जाने का क्या तरीका है, 4 में जाऊंगा ईस्ट में और 3 में जाऊंगा नॉर्थ में, तो मैं पहुंच जाऊंगा उस जगह। लेकिन बाई चांस मैं 4 ईस्ट पहले नहीं चलता तो मेरे पास एक रास्ता ये भी तो है कि पहले 3 नॉर्थ चले जाऊं और फिर 4 इधर चले जाऊं। एक रास्ता ये भी है कि मैं थोड़ा ईस्ट जाऊं, थोड़ा नॉर्थ जाऊं, थोड़ा ईस्ट जाऊं, थोड़ा नॉर्थ जाऊं, इस तरह जा सकता हूं मैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मुझे पहुंचने के लिए नेट ईस्ट को 3 चलना पड़ेगा और नॉर्थ को 4 चलना पड़ेगा। सॉरी उल्टा, 4 ईस्ट में और 3 नॉर्थ में। ये नहीं मैं बदल सकता। इससे क्या हुआ कि ईस्ट का काम नॉर्थ नहीं कर सकता, नॉर्थ का काम ईस्ट नहीं कर सकता। इसलिए यूजुअली हम वेक्टर को इस तरह रिजॉल्व करेंगे ताकि 2 टुकड़ों में कर दें। फिजिक्स के पढ़ने से पहले से मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स में हमें स्टडी ऑफ नेचर करना है, तो स्टडी किस तरह करने, ऐसी चीजों को तोड़िए जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, तभी तो आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे। अब ये देखिए गारमेंट्स, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, मान लीजिए कंपनी एक व्यक्ति के या अंबानी जी के, ये 4 अलग अलग उनके काम हैं और वो अपने 31 मार्च को अपने सीए को बुलाकर पूछते हैं यार कौन सी कंपनी में प्रॉफिट है, कौन सी अच्छी चल रही है। तो उनके पास 2 सीए हैं, 2 अलग अलग फर्म है। एक फर्म बताती है कि जी गारमेंट और टेक्सटाइल प्रॉफिट में है और पेट्रोल और ऑयल एंड गैस जो है, पेट्रोल एंड ऑयल एंड गैस, ये दोनों नुकसान में है। ये एक कंपनी इनको बता रही है। दूसरी कंपनी इनको बता रही है, दूसरी वो कहती है जी टेक्सटाइल और पेट्रोलियम जरा हमारा लॉस में चल रहा है, ग्रीन है लॉस में, और ये गारमेंट और ऑयल एंड गैस बड़ा अच्छा चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास इस टाइप के आंसर्स हो तो आप किस वाले सीए को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली आप उसको पसंद करेंगे जो गारमेंट टेक्सटाइल को एक साथ जोड़ता है और पेट्रोलियम और ऑयल गैस को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि गारमेंट होगा तो टेक्सटाइल होगा, पेट्रोलियम होगा तो ऑयल एंड गैस होगा। ये दोनों साथ साथ प्लस और माइनस माने प्रॉफिट और लॉस कर सकते हैं, परंतु गारमेंट अच्छा चले, ऑयल एंड गैस अच्छा चले, अगर टेक्सटाइल नहीं बनेगी तो गारमेंट कैसे बनेगा। लेकिन हां, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में जो अलग अलग प्रॉपरली कर सके, उसी के बाद आप समझ पाते हैं।
तो यही चीज आपको, इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपको पहले समझना है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। अब आजकल आपके सामने बीमारी फैली कोरोना की, तो कोरोना के लक्षण बहुत सी बीमारियों के लक्षण जैसे बराबर है, फ्लू के हैं, इसके हैं। तो कौन सा एक्चुअल कोरोना है उसकी कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में करना पड़ेगा कि ये चीज है तो कोरोना है, ये चीज है तो कोरोना नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम है वो तो बहुत सी बीमारियों में कॉमन होंगे। तो इसीलिए आपको अलग अलग सिम्टम्स को जोड़ करके, यहां पर हमने क्या किया, गारमेंट टेक्सटाइल को एक कर दिया, पेट्रोल गैस को एक कर दिया, और उससे पहले जो मूवमेंट का एग्जांपल दे रहे थे, अब एक्स एक्सिस पे अलग चल रहे थे, वाई एक्सिस पे अलग चल रहे थे, तो एक्स और वाई एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते, ईस्ट और नॉर्थ रिलेट नहीं कर सकते, तो वो मेरा एक्चुअल वेक्टर का रेजोल्यूशन है। आई होप आपको यह समझ आया होगा कि रेजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो एक आम बात है, हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको रिजॉल्व करे बिना एक्चुअली हमें स्टडी क्या करना है, असल में फिजिक्स को स्टडी करना है। तो रिजॉल्व करके ही तो हम कर सकेंगे। ईस्ट वाली फोर्सेस ईस्ट में लगेंगी, नॉर्थ वाली फोर्सेस नॉर्थ में लगेंगी। अगर मैं अपनी कार के अंदर कहूं कि मेरी कार के ऊपर स्टूडेंट्स चढ़ जाएं, कितने स्टूडेंट चढ़ जाए, मेरी कार चलने लगेगी, मेरी कार की छत पे चढ़ जाएगी, गाड़ी बैठ जाएगी, लेकिन नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टल कार चलानी थी, मेरे ऊपर फोर्स वर्टिकल लगी है। तो कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। यही चीज आपने अपने मन में ध्यान रखनी है। अगले वीडियो में हम इसके डिटेल में और मिलेंगे, किस प्रकार रेजोल्यूशन किया जाता है, थोड़ा उसमें बोर्ड वाला पॉइंट भी चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।